हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल। हम लोगों ने अब तक स्केल वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसमें मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ स्केल, मापनी के प्रकार पढ़ा चुका हूँ। इसमें मैंने आप लोगों को सिंपल स्केल के बारे में, कंपैरेटिव स्केल के बारे में और डायगोनल स्केल के बारे में पढ़ा दिया है। और आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ, यानी कि उच्चावच निरूपण। उच्चावच निरूपण, उच्चावच का मतलब होता है कि धरातल के वे भूभाग जो ऊंचे और नीचे पाए जाते हैं उन्हें उच्चावच कहते हैं। जैसे धरातल के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे ये कोई पहाड़ी भाग है, ये कोई पठारी भाग है, ये मैदानी भाग है, ये कोई घाटी है। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये पहाड़ी है, पठार है, मैदान है, घाटी है, ये उच्चावच कहलाते हैं। तो इन उच्चावच को हम लोग प्रैक्टिकल में या अपनी फाइल में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और कौन कौन सी वह विधियां या मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग उच्चावच को प्रदर्शित किया जाता है। उच्चावच को प्रदर्शित करने की अनेक विधियां होती हैं। उनमें सबसे पहली है एस्यूर विधि, हेंस्यूर मेथड। ये जो हेंस्यूर विधि होती है, हेंस्यूर विधि, हेंस्यूर मेथड इसको कहा जाता है। हेंस्यूर विधि को सबसे पहले ऑस्ट्रिया के एक सैनिक अधिकारी ने, जिनका नाम था लेहमान नाम के व्यक्ति ने इस हेंस्यूर मेथड को दिया था। और इन्होंने समझाने का प्रयास किया था कि अगर हमें किसी पर्वतीय भाग को दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं। इनका मानना ये है कि अगर कोई क्षेत्र है और उस क्षेत्र में अगर कहीं पर पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं, ढाल ज़्यादा है, तो वहाँ पे रेखाएं पास पास होती हैं। पास पास जो रेखाएं होती हैं किसी एक क्षेत्र में, तो वहाँ पे ढाल ज़्यादा होता है। और अगर कहीं हम लोग दूर दूर खंडित रेखाएं बनाते हैं तो ये कम ढाल को प्रदर्शित करती हैं। हेंस्यूर जो लेहमान व्यक्ति थे, उन्होंने एक नक्शे पर उन्होंने सबसे पहले हेंस्यूर विधि के अंतर्गत कुछ रेखाओं के द्वारा यह बताने का प्रयास किया कि अगर नक्शे में अगर कहीं आपको पास पास डार्क रेखाएं दिखाई देती हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ ढाल बहुत ज़्यादा है और पहाड़ी भाग पास पास में है। और अगर कहीं ये खंडित रेखाएं अगर आपको दूर दूर दिखाई देती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे ढाल कम है। तो इसको सबसे पहले लेहमान नाम के ऑस्ट्रिया सैनिक ने इसको दिखाया था। इसीलिए यह जो विधि है इसको हम लोग हेंस्यूर विधि कहते हैं। यह ढाल प्रदर्शित करने की विधि होती है। इसके बाद में दूसरी है हिल शेडिंग, यानी कि पर्वतीय छायाकरण। दूसरी विधि का नाम है पर्वतीय छायाकरण विधि। पर्वतीय छायाकरण विधि को अगर हम लोग देखेंगे तो इसके माध्यम से भी किसी भी स्थान को नक्शे पर बनाया जा सकता है। पर्वतीय छायाकरण विधि में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि मान के चलो कि यह कोई नक्शा है और इस नक्शे के अंदर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो इस नक्शे में पर्वतीय छायाकरण विधि में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यहाँ उत्तर पूर्व की ओर से सनलाइट आ रही है और जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ रेखाएं बनाई जाती हैं। तो जहाँ पर पास पास ज़्यादा छाया होती है, जैसे यहाँ ज़्यादा छाया है, यहाँ ज़्यादा छाया है, तो जहाँ पर ज़्यादा छाया होती है वहाँ पे ढाल ज़्यादा होता है। और जिन क्षेत्रों में ये छाया
दूर दूर होती है या कम पाई जाती है, वहाँ पर पर्वतीय उच्चावच क्षेत्र या पर्वतों की ऊंचाई कम देखने को मिलती है। तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे उत्तर पश्चिम की ओर से सूरज की किरणें आ रही हों, जिसकी जो छाया है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ज़्यादा छाया है तो यहाँ पर ज़्यादा ऊंचा पर्वत देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर छाया का कम है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कम ऊंचे पर्वत होंगे। तो ऐसी विधि को कहते हैं पर्वतीय छायाकरण विधि। इसके बाद में जो तीसरी विधि है उस विधि का नाम है आकृतिक विधि। आकृतिक विधि, आकृतिक विधि की बात करेंगे तो इस विधि के अंतर्गत इसको मुख्य रूप से यह भी एक स्थलाकृतियों को दर्शाने की विधि होती है, इसको मॉर्फोग्राफिक मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसी आकृतियां होती हैं सेम वैसे ही क्षेत्रों को दिखा दिया जाता है। जैसे मान के चलो कि अगर कहीं पर्वतीय भाग है तो ये पर्वत बना दिया जाएगा, अगर कहीं पठार है तो पठार की आकृति होगी, अगर कहीं ज्वालामुखी पर्वत है तो इस प्रकार से ज्वालामुखी की शेप बना दी जाती है, अगर कहीं डेल्टा है, कहीं पे कोल्डेरा है, तो जैसी आकृति हमें दिखाई देती है वैसी आकृति इसमें बना देते हैं। ऐसी विधि को आकृतिक विधि या मॉर्फो मेथड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो चौथी विधि आती है उसको कहते हैं स्पॉट हाइट। स्पॉट हाइट, स्पॉट हाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पॉट हाइट मेथड के अंतर्गत इनको हिंदी में स्थानिक ऊंचाइयां, स्थानिक ऊंचाइयां, स्पॉट हाइट, ये जो स्पॉट हाइट होती हैं अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो स्पॉट हाइट के अंतर्गत समुद्र तल से दी गई ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये कोई सी लेवल है, समुद्र का तल है, और ये यहाँ पे सी लेवल को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कोई पर्वत है तो या ये से हम कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की ऊंचाई पर है, या यहाँ पे मान के चलो कि कोई मैदानी भाग है, कोई मैदानी भाग है और यहाँ कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये जो यहाँ से ये मैदानी भाग कितना ऊंचा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 400 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, तो यहाँ लिखा रहता है स्पॉट हाइट, यानी यह समुद्र तल से कितना ऊंचा है, 400 मीटर। या फिर आपने रेलवे स्टेशन पर लिखा देखा होगा समुद्र तल से दूरी स्पॉट हाइट 350 मीटर, 400 मीटर, ये स्पॉट हाइट होते हैं। तो किसी भी स्थान को दिखाने के लिए हम नक्शे पर उसकी स्पॉट हाइट लिख देते हैं। वो स्पॉट हाइट वास्तविक ऊंचाई होती है जो कि समुद्र तल से ली जाती है। इसके बाद में आता है बेंचमार्क। बेंचमार्क जो होता है इसको तल चिन्ह भी कहते हैं। बेंचमार्क, तल चिन्ह। तो जो तल चिन्ह होता है, इस तल चिन्ह को वास्तविक भवन, कोई बिल्डिंग, स्कूल, सरकारी ऑफिस इत्यादि को दर्शाने के लिए बेंचमार्क का प्रयोग किया जाता है। और बेंचमार्क में और समुद्र तल में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे ये यहाँ पे कोई मैदानी भाग है, ये समुद्र तल है, और ये फॉर एग्जाम्पल के 400 मीटर पर है मैदानी भाग, और यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, तो यहाँ पे 400 प्लस 20, तो यहाँ पे कहेंगे हम लोग 420, तो यहाँ का जो टोटल लेवल होगा वो 420 तल चिन्ह कहलाएगा। तो जो तल चिन्ह होता है उसमें हम लोग सी हाइट प्लस जो बिल्डिंग्स या जो भी होता है उसको भी हम इसमें एडजस्ट या इसको जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से इसको तल चिन्ह को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तल चिन्ह के अलावा अगर नेक्स्ट देखेंगे तो इसी में होता है त्रिकोणमितीय स्टेशन। त्रिकोणमितीय स्टेशन, इसी में त्रिकोणमितीय स्टेशन। त्रिकोणमितीय स्टेशन में क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र में हम लोग सर्वे को करते हैं तो सर्वे करते समय वहाँ पे एक त्रिभुज, ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे,
उस पूरे एरिया को एक अलग अलग त्रिभुज में हम लोग बांट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा, ये तीसरा, और यहाँ पे त्रिभुज बना करके उस एरिया का हम लोग सर्वेक्षण करते हैं। और इस त्रिभुज के आधार पर ही क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे उसकी समुद्र तल से दूरी या समुद्र तल से ऊंचाई और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल में, यहाँ 420 मीटर, जैसे यहाँ 425, जैसे यहाँ 430। तो एक ट्रायंगल है, इसके टोटल जो हम हाइट लिखेंगे ये त्रिकोणमितीय स्टेशन कहलाते हैं। इसके अलावा इसी में अगला दिया गया है, नेक्स्ट है फॉर्म लाइन, आकृतिक रेखाएं। फॉर्म लाइन, आकृतिक रेखाएं, इसको फॉर्म लाइन कहते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें वो ये कह रहा है कि फॉर्म लाइन वे होती हैं जो कि किसी, जैसे ये पहाड़ी भाग है और यहाँ पे ये पहली जो रेखा है, जैसे मान के चलो ये 100 मीटर हाइट पे है, दूसरी है 150 मीटर पे है, ये 200 मीटर पे है, यहाँ 250 मीटर, और ये लास्ट में है 300 मीटर। तो इस प्रकार से कुछ रेखाएं बनाई जाती हैं किसी भी स्थलाकृति को। जब हम लोग ड्राइंग शीट बनाते हैं तो इनको मॉर्फोलॉजिकल लाइंस या आकृतिक रेखा कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है इसी में समोच्च रेखाएं, कंटूर लाइन। समोच्च रेखाएं या कंटूर लाइन, अगर हम लोग बात करेंगे कंटूर लाइन की, तो कंटूर लाइन में या समोच्च जो रेखाएं होती हैं, सीधी सी परिभाषा होती है समोच्च रेखाओं की या कंटूर लाइन की, वे रेखाएं जो धरातल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर के खींची जाती हैं, उन्हें समोच्च रेखाएं या कंटूर लाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे ये कोई पहाड़ है, ये 700 मीटर, ये कोई है ये 600, ये कोई है यहाँ 600, ये 600 मीटर, ये 500, ये टोटल मीटर्स में हाइट है 500 मीटर, 500 मीटर और 500 मीटर। तो समोच्च रेखाओं का मतलब होता है कंटूर लाइन का कि समान ऊंचाई को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं। तो यहाँ केवल 700 का इकाई है, ये सिंगल लाइन है, एक छोटा सा ऐसे बना सकते हैं हम लाइन। अब 600 को 600 से मिलाइए, इन 600 को आपस में जोड़ दो, 500, 500, 500, 500 को आपस में जोड़ दो। तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे ये 500 की कंटूर लाइन है, ये 600 की कंटूर लाइन है और ये 700 की कंटूर लाइन है। तो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर के खींची जाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं, इसको कंटूर लाइन कहते हैं। इसी कंटूर लाइन में इसके अलावा अगला होता है मिश्रित विधियां, मिक्स्ड मेथड। मिश्रित जो विधियां होती हैं, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो मिश्रित विधियों में इसमें क्या होता है, मिश्रित विधियों में अगर आपको इनके बीच की रेखाएं निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 500 का कंटूर है, ये 600 का कंटूर है और आपको इसमें 550 कंटूर ज्ञात करना है, तो सीधा तरीका ये है कि दोनों के मिडल में, मध्य में एक यहाँ पॉइंट लगाओ, दोनों के मध्य में यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ पॉइंट लगाओ, बीच में आप पॉइंट लगा दें, फिर उनको आपस में ऐसे मिला दें। तो ये न्यू जो कंटूर होगा, नया जो कंटूर होगा, ये कंटूर कहलाएगा 550 मीटर का। इस प्रकार से मिश्रित मेथड भी हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग जेपी शर्मा की जो बुक दी गई है, इस जेपी शर्मा की बुक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो यहाँ पेज नंबर 89 पे जेपी शर्मा की किताब में, जेपी शर्मा की जो किताब दी गई है उसमें पेज नंबर 89 पर ये दिया गया है। या अगर आपको और दूसरी कोई बुक है तो टॉपिक का नाम है उच्चावच निरूपण, समोच्च रेखाएं और विधियां। तो रिप्रेजेंट और प्रोफाइल्स वाले टॉपिक में ये सारा मेथड दिया गया है और आप वहाँ से जाकर के इसको
रीड कर सकते हैं और लिखने का काम भी वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।